अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सो यू विल बी फाइन। तो बच्चे, आज मैं आपको एक्सरसाइज 2.4 इसका क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट करवाऊंगी। आपको मैं इसके बारे में पहले बता चुकी हूँ, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में हम इसको किस किस जगह पर यूटिलाइज करेंगे। तो आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो है वो है यूज़ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स टू सिंप्लीफाई, यानी जो क्वेश्चन गिवन है उसमें हमने एक्सपोनेंट्स के लॉज यूज़ करने हैं। एक्सपोनेंट्स के लॉज को मैं पहले आपको नरेट कर चुकी हूँ। इसके अलावा जहाँ जहाँ पर ये अब यूज़ होगा मैं साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। ठीक है, होप सो आपको इसकी बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। स्टेटमेंट देखिएगा फर्स्ट पार्ट की, 243 रेज टू पावर -2/3, 32 रेज टू पावर -1/5 एंड डिवाइडेड बाय 196 के रूट एंड 196 रेज टू पावर -1। तो सबसे पहले हमने देखने हैं कि हमारे पास 243 के फैक्टर्स कितने बन सकते हैं। ठीक है, हमने 243 के जब फैक्टर्स बनाने हैं तो ये हमारे पास इस तरह से बनेंगे: 243, 81, 327, 3 9s are and 3 3s are. So 1 2 3 4 5 5 टाइम 3 को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये इसके फैक्टर आ गए। अब हम इसको अगर रेज टू पावर में लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 3 रेज टू पावर 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद मैं इसी को अभी सिर्फ एक्सप्लेन कर रही हूँ कि 5 ब्रैकेट के बाहर है -2/3। हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा था कि अगर a रेज टू पावर m और ब्रैकेट के बाहर n हो तो वो मल्टीप्लाई होके हो जाएगी m इंटू n। इसके एग्जाम्पल यूँ भी ले सकते हैं कि अगर मेरे पास 3 रेज टू पावर 5 और बाहर 2 हो तो मैं इसको 5 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएंगी। 5 मल्टीप्लाई बाय -2/3 तो ये बन जाएगा -10/3। ठीक है, ये मैं आपको इसका दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए हमारे पास ये इसी वजह से आ गया। ठीक है, 5 मल्टीप्लाई बाय -2/3 इज इक्वल टू -10/3। तो ये यहाँ पर -10/3 है। आई थिंक सो ये क्लियर हो गया होगा। अब हमने इसके बाद क्या करना है कि अब ये इम्प्रॉपर फॉर्म है। इम्प्रॉपर फॉर्म क्या है कि जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, इसके साथ नेगेटिव साइन है। अभी हम नेगेटिव को इग्नोर करेंगे। ठीक है, और हम 10 को डिवाइड करेंगे 3 पर। 3 3s आर 9 होता है। 10 में से 9 गए 1। QRD, QRD ये है हमारे पास क्वोशंट, रिमाइंडर, डिवाइजर। किसी भी फ्रैक्शन को होल नंबर में लिखने का तरीका 3 होल 1/3। तो हमारे पास यानी 10/3 जो आया है वो है 3 होल 1/3, इसके साथ नेगेटिव साइन है। तो ये देखिए मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया है। अब हम इसको नेक्स्ट देखते हैं कि और इसके साथ क्या कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी सिर्फ एक वैल्यू करवा रही हूँ कि हमने 10/3 को सॉल्व किया तो -3 होल 1/3 आ गया। अब आपने एक्सरसाइज 2.1 में सीखा था कि जैसे 1 होल 1/2 है तो उसे 1 + 1/2 लिख सकते हैं। सिमिलरली अगर 3 होल 1/3 हो तो उसे हम 3 + 1/3 लिख सकते हैं ना। बिल्कुल यही वाला रूल हम यहाँ पर लगाएंगे। तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले हमें इसे पॉजिटिव करना पड़ेगा। माइनस को यहाँ डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो ये हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ देखिएगा ये माइनस अबॉलिश हो गया, यहाँ पर ये पॉजिटिव हो गया। और रूल क्या लगा है यहाँ पर कि अगर a रेज टू पावर -n हो तो डिनोमिनेटर में जाके वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, अब हमारे पास जो फॉर्म बनी है 3 होल 1/3, और मैंने अभी आपको बताया कि 3 होल 1/3 को हम 3 + 1/3 भी लिख सकते हैं, तो हमने ये यहाँ पर लिख दिया।
अब इसके बाद क्या है कि अभी मैं सिर्फ 3 को सॉल्व कर रही हूँ, मैंने बाकी वैल्यूज़ को इग्नोर किया हुआ है। अब ये देखिए कि अगर हम इसको अलग-अलग लिख सकते हैं, तो एक और रूल आपको मैंने बताया था कि a रेज़ टू पावर m प्लस n इक्वल होता है am इंटू ए एन। यानी अगर बेस सिमिलर हो तो दो वैल्यूज़ ऐड हो रही हों तो उनको सेपरेट करके लिखा जा सकता है। तो हम a3 प्लस 1/3 को लिखेंगे एक बार a3 यानी सॉरी यहाँ पर हमारे पास 3 है तो 3 होल 3 प्लस 1/3 को हम लिख सकते हैं एक बार 3 और एक बार 3 1/3। यहाँ देखिए हमने इसको पहले सिंप्लीफाई किया और फिर इस फॉर्म में लिख दिया। अब आपको पता है कि 3 रेज़ टू पावर 3 का क्या मतलब है, 3.3.3 यानी 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27, तो हमने ये 27 लिख दिया, ये वाला। अब क्या बचा बाकी, 3 रेज़ टू पावर 1/3। 3 रेज़ टू पावर 1/3 एक्सरसाइज 2.3 में मैंने आपको बताया था कि एक्सपोनेंट को अगर इंडेक्स में लिखना हो, रेडिकल में लिखना हो, तो इसके डिनोमिनेटर में एक्सपोनेंट हो तो वो इंडेक्स में चली जाती है। तो ये आंसर बनेगा 3 यानी क्यूब रूट ऑफ 3। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ हमने इसी तरीके से लिख दिया क्यूब रूट 3। ठीक है, होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं कि बाकी इसकी वैल्यूज़ को हमने कैसे करना था। अब जी इसके बाद हमारे पास जो उधर इस साइड पर वैल्यू थी वो है 2, 32 को 5 टाइम मल्टीप्लाई किया, उसी तरीके से आप यूँ डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बन गया 2 रेज़ टू पावर 5। ठीक है, और ये 5 इस 5 से कैंसिल हो गया। अभी आपने इसको काट देना है, जैसे मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बता दिया कि रेज़ टू पावर 5 5 से कैंसिल हो गई और -1 रेज़ टू पावर बच गई, 2 रेज़ टू पावर -1 बच गई है। ठीक है, और ये मैं आपको दिखा देती हूँ नेक्स्ट में। यहाँ देखिएगा 2 रेज़ टू पावर -1 हमारे पास बच गई है। अब हम देखेंगे लास्ट वाली वैल्यू जो डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब जो डिनोमिनेटर में हमारे पास वैल्यू है वो है 196। ऊपर है स्क्वायर रूट की वजह से हम बहुत ज़्यादा प्राइम फैक्टर नहीं बनाते। हम सिंपल 196 का स्क्वायर रूट अगर लें तो वो 14 ज़ार 196 बनता है। ठीक है, अब अगर आप इसको और भी फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हैं, उसमें ये 2.2.7.7 आएगा। उस तरीके से क्वेश्चन थोड़ा सा और लेंथी हो जाएगा, बट अगर आप ये वाला मेथड यूज़ करेंगे तो इससे क्वेश्चन आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। अब देखिएगा, अगर हम 14.14 को लिख सकते हैं 14 स्क्वायर। ठीक है, रेज़ टू पावर -1 एज इट इज़। तो अब हम देखते हैं कि अब हमने इसके साथ क्या किया। अभी अभी मैंने आपको बताया कि 14 का स्क्वायर रेज़ टू पावर -1 है। हमने रूल पढ़ा कि अगर एक एक्सपोनेंट अंदर और एक बाहर हो तो दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई होकर ए रेज़ टू पावर m इंटू एन बन जाती हैं। ठीक है, और इसको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं और इसके अलावा इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने इंटरचेंज कर दी है। वैसे यहाँ पर ये हमारे पास बन गई है, मतलब मैंने -1 को अंदर कर दिया और 2 को बाहर निकाल दिया, यानी हमारे पास था 14 स्क्वायर -1, तो मैंने 14 की -1 अलग कर दी और 2 को अलग कर दिया। अब ये मैंने अब क्यों किया है 14 रेज़ टू पावर -1, वो इस वजह से किया है कि ऊपर है स्क्वायर रूट 14 की पावर -1 और फिर 2, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये 2 इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी। आप इसी तरीके से कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास अब रिमेनिंग में रह गया 14 रेज़ टू पावर -1। ऊपर है एक वैल्यू 2 रेज़ टू पावर -1, तो हम फिर यही वाला रूल लगाएंगे कि अगर किसी नेगेटिव को डिनोमिनेटर में लेके जाएं तो वो पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो हम 2 को नीचे ले आए, वो पॉजिटिव हो गया, और 14 को ऊपर ले गए तो वो पॉजिटिव हो गया। अब हम आराम से 2 को काट सकते हैं, 2 7 ज़ार 14, 2 ख़त्म हो गया, जस्ट 7 रह गया। बाकी मैं आपको 3 का उसी तरीके से समझा चुकी हूँ
कि 3 को हमने कैसे सॉल्व किया है। सो क्वेश्चन इज़ डन नाउ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी।